दे दिया पूरी दुनिया को कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन जो है उसको चला देंगे। और वर्ल्ड वॉर 3 एक तरह जब आप जापान को भूल गए हो, आप वर्ल्ड वॉर 2 के डार्क रियलिटी भूल गए हो जो हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, आज तक लोग उससे अभी तक नहीं निकल सके, अभी तक स्टक हैं। गंभीर थे पूरी दुनिया के ऊपर। वो आपने देखा वो कभी इन्फ्लेशन के रेट में था और कभी इंटरनेशनल रिलेशंस की टेंशन। वर्ल्ड वॉर 3 का एक जो है वो बेस बन रही है और ये वाकई बहुत डेंजरस है। अगर तो ये थ्रेट की हद तक है तो फिर तो ठीक है कि ठीक है भाई ख़तरा है, डर है और कुछ इसके मोटिव्स और, लेकिन अगर ये एक्चुअल में जो कह रहे हैं अगर ये हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है, ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, ब्रिक्स कंट्री जो हैं जिनमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और भी है, तो अब मसला ये है कि उनमें एक रशिया जो है ना, रशिया बहुत ज़्यादा इस वक्त कह लें कि कुछ समझ नहीं आ रहा। जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं रशिया फिर कुछ एक नया ऐसा कदम उठाता है और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार लेता है। अभी जिस तरह से रशिया ने फिर से एक थ्रेट दे दिया पूरी दुनिया को कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन जो है उसको चला देंगे, और फिर से उसने मिलिट्री की जो मोबिलाइजेशन है, मिलिट्री दोबारा से यूक्रेन के अंदर जो है वो उसी तरह से इन्वॉल्व हो गया और दोबारा से ये फिर से वही जंग वाला सिनेरियो जो है वो सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके नताइज जो थे वो कितने ज़्यादा ख़तरनाक और कितने ज़्यादा गंभीर थे पूरी दुनिया के ऊपर। वो आपने देखा वो कभी इन्फ्लेशन के रेट में था और कभी इंटरनेशनल रिलेशंस की टेंशन्स में देखा जाता था। अभी रशिया ने ये क्यों एक न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया और दोबारा से ये मिलिट्री मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गया यूक्रेन के अंदर, इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है और क्या वाकई इस तरह से होने से आइंदा जो वक्त आ रहा है वो कितना मुश्किल है और क्या होने वाला है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। जनाब प्रशांत धवन, नाउ व्लादिमीर पुतिन ने मेजर अनाउंसमेंट्स करी है। क्लियरली इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स के बाद भी पुतिन ये वॉर जल्दी से खत्म नहीं करना चाहते। पहली बात तो पुतिन ने ये कह दिया है कि पार्शियल मोबिलाइजेशन रशिया में स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्शियल मोबिलाइजेशन होती क्या है और क्या इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को जी आर्मी की कमी पड़ जाती है तो क्या आम नागरिक की जाएंगे लड़ने के लिए। डिस्कस करेंगे ये सब और मैं आपको यही बताऊंगा कि पुतिन ने ये क्यों कहा है कि हमारे न्यूक्लियर थ्रेट को एक मजाक, एक ब्लफ मत समझो। ब्लफ होता है अभी झूठ बोल रहा हूँ कि ब्लफ कर रहा है, मतलब कुछ कह रहा है मगर वो उसको अब ये झूठ है। पुतिन ने क्लियरली कह दिया है जरूरत आन पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज़ करेंगे, इसको ब्लफ मत समझना। ज़ेलेंस्की इसके रिस्पॉन्स में कुछ ही मिनट्स बाद कहते हैं दुनिया को कि जी झूठी बोल रहा है, नहीं यूज़ करेगा न्यूक्लियर वेपन्स, आप वेपन्स हमको भेजते रहो, यूक्रेन को सपोर्ट करो, कुछ नहीं होगा। डोंट बिलीव व्लादिमीर पुतिन विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो इनको बहुत भरोसा है पुतिन पर। मगर पुतिन के जो गुरु हैं दुगिन, जिन पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी, इनकी बेटी को कार बॉम्ब ब्लास्ट में रशिया में मार दिया गया था, वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया था। तो दुगिन ने रिसेंटली कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 आ रही है। हालांकि आई डोंट रियली एग्री विद दिस, मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ये लोग इंडिया, चाइना, बाकी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। बट क्लियरली मैं ये आपको कहूँगा, अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक कभी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक यूज़ के बहुत करीब थे एक वॉर में, तो ये अब का समय है। आज के समय बहुत करीब है दुनिया एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो का इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फ्रांस ने अपना खुद का ग्रुप बना लिया है। जी हाँ, एक नया ट्राइलेटरल फोरम हुआ है। आपको बताना है कि इनके विदेश मंत्रियों ने अपनी पहली मीटिंग किस शहर में करी है। बड़ा ये न्यूज़ में है, एक खास टाइप का ग्रुप बनाया गया है जिसको ये लोग कह रहे हैं रफाल फोरम। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यू दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। कमेंट सेक्शन में सब करो आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो बहुत ही सरल शब्दों में ये समझो कि पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रशिया के कानून में प्रेसिडेंट को हक है कि ये मोबिलाइजेशन कर सकते हैं अगर फॉरेन अग्रेशन लगातार हो रहा है रशिया पर। इसमें होगा क्या
कि ये मोबिलाइज करेंगे अपने सोल्जर्स को, इवन अपने नागरिकों को कह सकते हैं प्रेसिडेंट कि उठो, अपनी मातृभूमि को डिफेंड करने का टाइम आ चुका है। जिस आदमी ने कई सालों से बंदूक नहीं पकड़ी उसको भी सीधा राइफल पकड़ाकर ये लोग भेज देंगे बॉर्डर पे। और रशिया ने आखिरी बार इस टाइप का डेस्परेट टैक्टिक किया था 1941 में, जब हिटलर ने अटैक कर दिया था यूएसएसआर को। आपको पता होगा हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा के अंडर यूएसएसआर पे अटैक कर दिया था। नाजी जर्मनी का विशेष अटैक था और यूएसएसआर के लोगों ने बहादुरी दिखाकर अपने देश को डिफेंड किया। स्टालिन ने उस वक्त बड़े स्केल पर फुल मोबिलाइजेशन अनाउंस कर दी थी। बच्चे बूढ़े सब लोग बंदूकें लेकर अपने देश को डिफेंड कर रहे थे। इट वॉज ट्रूली हिस्टोरिक। और एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 में तो आप देखोगे ना सिर्फ यूएसएसआर, कई कंट्रीज ने करी थी फुल मोबिलाइजेशन। और फुल मोबिलाइजेशन के एक कदम ऊपर एक और चीज होती है टोटल वॉर। टोटल वॉर बिल्कुल एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर आप कहते हैं मातृभूमि खतरे में है, जो हो सकता है करो, सारे सिविलियंस चाहे कुछ भी हो सकता है करो, फॉरेन इन्वेडर आ रहा है, देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ो। तो पुतिन ने अभी के लिए फुल मोबिलाइजेशन नहीं करी, टोटल वॉर तो खैर बहुत दूर है अभी, इन्होंने अभी करी है पार्शल मोबिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए रशिया के कानून के अंदर आपको पता होगा हर मेल को, हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना होता है, अनलेस कोई मेडिकल कंडीशन है, कुछ डिसेबिलिटी है, वो अलग बात है। मगर रशिया मान के चलता है कि कल को वॉर हो सकती है, कंट्री को डिफेंड करना पड़ सकता है, तो हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। कल को वॉर हुई तो इनको हम मिलिट्री में बुला लेंगे। तो अभी के लिए यही हो रहा है। मान लो जी यहाँ पर कई नागरिक हैं जिन्होंने 18 से लेकर 20 साल की उम्र में रशियन आर्मी के अंडर मिलिट्री ट्रेनिंग करी थी। तो अब अगर मान लो 32 साल के भी हो गए ना, तो अचानक से उनके घर में चिट्ठी आएगी, चलो आपको आर्मी में बुलाया गया है, आप तैयार हो जाओ, आपको हम रिक्रूट करेंगे। और अगर उस आदमी ने मना कर दिया, उस आदमी ने कहा कि अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मैं बाप बना हूँ, मेरे माँ बाप बीमार है, मैं कैसे करूँगा, तो उस केस में उसको जेल हो सकती है, बहुत भारी सजा हो सकती है, अप टू 10 इयर्स और जेल हो सकती है इस केस में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी भाग नहीं सकता। मैंने रशियन सोशल मीडिया पर देखा, लोग पैनिक में थे, कई लोग लिटरली कह रहे थे कि मैं ज़िंदगी में आज से पहले इतना नहीं डरा। क्योंकि देखो अगेन कंफर्टेबल आपकी लाइफ हो, सोफे में बैठे हो, आराम से गाने सुन रहे हो आप, आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, अचानक से आपको पता लगता है कि अब बंदूक पकड़ा के आपको फ्रंट पे भेजेंगे, जिंदगी अचानक से चेंज हो जाती है। तो ये ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है कि 35 साल के लोग, 45 इयर्स के लोग, 50 इयर्स के लोग, इनके लिए अलग अलग टाइप की सर्विसेज के बारे में बात करी गई है। फुल मोबिलाइजेशन और पार्शल मोबिलाइजेशन में फर्क ये है कि रशियन मिलिट्री मान के चलती है कि इनके पास टोटल रिजर्व है अभी 20 लाख लोगों का, कि 20 लाख लोग इनके पास हैं। कल को अगर मान लो जरूरत आन पड़ी तो इन सबको ये लोग सैनिक बनाकर देश की रक्षा में लगा सकते हैं। मगर पुतिन ने कहा है कि अभी मुझे चाहिए बस 3 लाख, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है पार्शल मोबिलाइजेशन। थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन हो रही है, फुल मोबिलाइजेशन कर दी तो ये 20 लाख के 20 लाख सारे जो यहाँ पे नौजवान हैं, सिर्फ मेल, फीमेल्स को नहीं बुलाते हैं यहाँ पर, सिर्फ जो मेल है 35 साल से कम उम्र के, उसके आसपास की उम्र के हैं, ऑब्वियसली उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली होगी, तो सीधा उनको भेज दिया जाएगा आर्मी में। अब यहाँ पे मुझे बता, मुझसे ये पूछोगे कि इंडिया में ऐसा सिस्टम होता है? हमारे संविधान में कुछ ऐसा आर्टिकल है कि मान लो कल को जरूरत आन पड़ी कि जी 2 फ्रंट वॉर हो गई, तो आम इंसान को भी कहा जाएगा चलो बंदूक उठाओ, डिफेंड करो देश को। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक बात जरूर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप अगर देखोगे तो आर्टिकल 1 सबसेक्शन ए का जो पार्ट डी है, आप अगर देखो तो वहाँ पर लिखा है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ऐसे देखो, फंडामेंटल ड्यूटी ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करें ही, मगर यहाँ पे लिखा है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि देश की आप रक्षा करोगे जब आपको बुलाया जाएगा। तो बात तो लिखी है यहाँ पर, मगर उतना ज़्यादा रिजिड तरीके से नहीं लिखी जैसे कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगी। उसके अलावा एक आर्टिकल 23 है, उसमें बात लिखी गई है कि नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। मगर इसका मतलब कुछ वॉर से जोड़कर देखना बहुत ही मुश्किल है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट आपको मिलेगा। मेन आप कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में ही ये बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि तो ठीक है, अभी के लिए रशिया में क्या इनको सैनिकों की कमी पड़ गई? देखो, रशिया के पास ओवरऑल सैनिक काफ़ी सारे हैं। नंबर्स के बारे में अगर हम देखें तो रशिया की टोटल जो फोर्स है, इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबको आप अगर कंबाइन कर दो तो रशिया के पास 10 लाख आज के समय लोग हैं मिलिट्री में। इन 10 लाख में से रशिया ने अभी तक 2 लाख तैयार किए थे यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए। अभी भी ये लोग ऑफिशियली यूक्रेन में ये लोग जो भी कर रहे हैं उसको वॉर नहीं कहते, उसको कहते हैं ये स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है इनका यूक्रेन में। तो टेक्निकली आप सोच कर देख लीजिए, कहाँ एक जगह ये 2 लाख लोग लगा के बैठे हुए थे, अब 3 लाख लोग इनके पास एडिशनल आ जाएंगे। तो
रशिया को इससे कहीं ना कहीं बल मिलेगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मोबिलाइजेशन करने में, इवन पार्शल मोबिलाइजेशन करने में टाइम लगता है। पहले चिट्ठियाँ जाएंगी, कई लोग कहेंगे कि हम आ रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि हम नहीं आ रहे, कई लोग भाग जाएंगे, कई लोग रशिया छोड़ने की बात कर रहे हैं कि किसी और देश में चले जाएंगे, क्योंकि वो नहीं लड़ना चाहते। एक आदमी होता है, उसको डर लगता है बंदूक से गोली लगेगी मुझे, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो 3 लाख लोग इनको इकट्ठे करने हैं, इसमें लग जाएंगे इनको कुछ महीने, और इससे ये भी हमको पता लग जाता है कि अभी ये वॉर लंबी चलेगी। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये पार्शल मोबिलाइजेशन क्यों की जा रही है, रशिया करना क्या चाहता है? देखो, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, पुतिन ये वॉर खत्म करना चाहते हैं, मगर ये साथ ही साथ ये भी नहीं चाहते कि रशिया की इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि यूक्रेन कर रहा है बहुत तेज ऑफेंस। जो भी रशिया ने एरिया कैप्चर कर रखा है लुहांस्क में, डोनेस्क में, खेरासन के आसपास, ज़ापोरिज़ा के आसपास, ये सारा एरिया यूक्रेन वापस कैप्चर करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने तो ये भी कह दिया कि क्राइमिया जो रशिया ने कैप्चर किया था 2013 में, उसको फिर पार्ट ला लिया रशिया का 2014 में, इसको भी ये लोग वापस लेंगे। तो रशिया की मेन प्रायोरिटी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि ये इलाके जो कब्जा रखे हैं ना, ये यूक्रेन वापस ना कब्जा ले, क्योंकि नॉर्थ में तो ये बहुत सारा एरिया ऑलरेडी हार चुके हैं। तो इसलिए अब रशिया ने ये कहा है कि पहली बात तो ये जो इलाके हैं ना, इनके बारे में पहले रशिया कह रहा था कि इनको हम सेपरेट कंट्रीज बनाएंगे। याद होगा आपको, डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक, इसकी बात की जा रही है, इसका झंडा भी था। पुतिन ने कहा था कि जी यहाँ पे तो हम एक अलग देश बनाएंगे, इनका प्रेसिडेंट होगा, ये कंट्री है, आज़ाद हो गया ये। मगर जिस तरीके से यूक्रेन आक्रमण कर रहा है, इन्होंने डिसाइड किया है कि डोनेस्क को ये रशिया का पार्ट ला लेंगे, और जो इनकी पार्शल मोबिलाइजेशन है, वहाँ से सोल्जर्स आ रहे हैं, उनको यूज़ करेंगे इस एरिया को डिफेंड करने के लिए। क्योंकि देखो, जिस आदमी ने 10 साल से बंदूक उठाई नहीं है, हफ्ते की ट्रेनिंग आप उसको देते हो कि ये बंदूक है, इस तरीके से चलाते हैं, और फिर उसको आप भेजते हो वॉर में, तो वो आपके लिए एरिया कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये सब आप मान के चल लीजिए डिफेंस के लिए किया जा रहा है। ये जो रिजर्व फोर्सेज है रशिया की, ये आगे एरिया कैप्चर नहीं कर पाएंगी। तो पुतिन बेसिकली यही चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की मान जाए कि जो एरिया यहाँ पे रशिया के पास है, ये अब रशिया का ही हो गया, और यूक्रेन और पूरी दुनिया ये बात प्रॉपरली समझ जाए कि रशिया का ये प्लान है। ये बात समझाने के लिए पुतिन ने कह दिया कि देखो, यहाँ पे हम कराएंगे अब रेफरेंडम, वोटिंग करवाएंगे, वोटिंग करवा के हम ये सारा जो इलाका है अपने अंडर ले लेंगे। अब वोटिंग में आप समझ लो, ऑब्वियसली बात है, रशियन गवर्नमेंट वोटिंग करवाएगी, तो ये सारे यही दिखाएंगे कि यहाँ पे तो देखो 99% लोग कह रहे हैं कि रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पर कह लीजिए वोटिंग होगी, उसके बाद ये सारा इलाका हो गया रशियन फेडरेशन का पार्ट। तो पुतिन ने ये कह दिया है, जब ज़ेलेंस्की इस एरिया को अटैक करने की कोशिश करेंगे इसको वापस लेने के लिए, तो ज़ेलेंस्की ये समझ जाए तब ये अपने देश का हिस्सा नहीं, रशिया का हिस्सा तोड़ने की कोशिश करेंगे, और उस केस में रशिया एक बार को न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि तब कंट्री के डिफेंस की बात आ जाएगी। क्योंकि ये तब ऑक्यूपाइड एरिया नहीं होगा, ये कंट्री हो चुका होगा रशिया का। मगर ज़ेलेंस्की अभी भी मान नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि जो एरिया कब्जा रखा है रशिया ने, उसको हम वापस लेंगे। मुझे विश्वास है मेरे पुतिन पर कि ये न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ नहीं करेंगे। तो क्लियरली एक बहुत ही डेंजरस गेम खेली जा रही है, और मैंने इसलिए आपको कहा था कि शायद वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक हम एक न्यूक्लियर वॉर के इतना करीब नहीं आए। ऑब्वियसली एक न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, न्यूक्लियर स्ट्राइक ही होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं। जो भी अटैक करेगा रशिया ही करेगा। बट ये मैं कहूँगा धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया, यूएई, फ्रांस ने रिसेंटली अपना पहला ट्रायलेटरल किया है किस शहर में? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। यहाँ पर आप देख पाओगे जयशंकर साहब हैं, फ्रांस की विदेश मंत्री, यूएई के विदेश मंत्री, और ये यहाँ पर अपना पहला ट्रायलेटरल होस्ट कर रहे हैं। और इस ट्रायलेटरल में रफाल फॉर्म की बात करी गई, क्योंकि तीनों कंट्रीज आपको पता होगा रफाल फाइटर जेट यूज़ करते हैं। यूएई यूज़ करता है, इंडिया और फ्रांस तो खैर इनको मैन्युफैक्चर ही करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको याद रखिएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये क्या कहती हैं दीजा? मुझे तो लगता है मेहरान रईस, ये जो पुतिन है ना, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, बिल्कुल सटक गया। ठीक है, मतलब कि कोई एक तो आप पूरी दुनिया पे वर्ल्ड वॉर 3 एक तरह, जब आप जापान को भूल गए हो, आप वर्ल्ड वॉर 2 के डार्क रियलिटी भूल गए हो जो हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में। आज तक लोग उससे अभी तक नहीं निकल सके, अभी तक स्टक हैं कुछ लोग उसमें, और आप न्यूक्लियर बॉम्ब पे आ गए हो। मतलब हेल यार, आप करना क्या चाह रहे हो? भाई पहली बात एक चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी कि देखें कि इस वक्त ना, जब भी किसी दो ममालिक के दरमियान कोई जंग होती है,
तो इवन दो अगर उनके ममालिक के जो आपस में ताल्लुकात हैं उनमें टेंशन आती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा शायद ग्लोबली इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन जितनी वॉर करती है। और जिस तरह रशिया यूक्रेन की वॉर थी उसने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया था पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, और पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, पूरी दुनिया की जो इन्फ्लेशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा हो गया था, और उससे सारी दुनिया को ही तकरीबन सफ़र करना पड़ा था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ये दूसरे तीसरे इन सबको सफ़र करना पड़ा था। फिर कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, मतलब जो जिनके ऊपर बहुत से ममालिक डिपेंड कर रहे होते हैं। कभी वो गैस की सूरत में होती हैं, कभी फर्टिलाइज़र्स की सूरत में होती हैं, कभी वो ऑयल की सूरत में होती हैं। तो वो जब इस तरह की वॉर सिचुएशन आ जाती है और फिर ग्लोबली दो तरह के जो आप कह लें कि अलायंस बनना शुरू हो जाते हैं, एक कंट्री की हेल्प करते हैं और दूसरी कंट्री की हेल्प, और यही चीज़ें आपको फिर लीड करती हैं वर्ल्ड वॉर की तरफ। वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसी तरह से हुआ था जब सल्तनत उस्मानिया और ये वो सारा सिलसिला चला। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इस तरह से ग्रुपिंग होगी, और अब वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर भी जिस तरह रशिया के साथ भी कुछ ममालिक जो उसकी तरफ आते हैं, जिसमें आप चाइना को कह सकते हैं, लेकिन दूसरी जानब न्यूयॉर्क और यूएसए और दूसरे तीसरे ये एक जानब देगी। सो ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक जो है वो बेस बन रही है, और ये वाकई बहुत डेंजरस है। अगर तो ये थ्रेट के हद तक है तो फिर तो ठीक है कि ठीक है भाई खतरा है, डर है और कुछ इसके मोटिव्स और, लेकिन अगर ये एक्चुअल में जो कह रहे हैं अगर ये हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है, ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इससे आप कैसे कहते दुनिया में जो हम बहुत ज़्यादा ख़ुद को डेवलप कहते हैं, बहुत ज़्यादा हम आगे निकल चुके हैं, दुनिया फिर कुछ साल पीछे चली जाएगी और फिर से वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, फिर वहाँ से हेल्थ इश्यूज़, वहाँ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी जो बाद में पूरी दुनिया के लिए जो है वो ख़तरे का बायस बनेगी। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तो रशिया की पॉपुलेशन इतनी है भी नहीं है, उसके बावजूद ये इतना बंदे तैयार करी जा रहे हैं वहाँ के लिए। इन्हें ज़रा नहीं कि इनका मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इनका रेट कम हो जाएगा, उन्हें कोई नहीं है, बस उन्हें कब्जा एक लैंड के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि रशिया के पास कितनी लैंड है वही तो हम देखते हैं, बट वो कहने को वो अपनी मतलब ना एक बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो लग रहा है वो बिल्कुल पागल हो गया। तो आप इस हवाले से क्या रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो कर सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें जैसे दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।